यार 20 साल बाद इंटरव्यू हो रहा है, इतना इंतजार आपने करवाया। तो ओपन रहोगे एकदम, मसाला दोगे एकदम खुल के, हाँ? छिपेगा कुछ नहीं। अरे क्या मसाला है, क्या अपना जिंदगी मसाला है। मसाला क्या है, मेरे को थोड़ी बनाना पड़ता है कुछ, जो दिखता है वो है सामने। गुड इवनिंग इंडिया। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड की यात्रा तो ख़त्म हो चुकी है, दौरा ख़त्म हो चुका है। और यूँ तो ये दौरा बहुत यादगार नहीं रहा टीम इंडिया के लिए, लेकिन निजी तौर पर आप लोगों ने हमेशा की तरह मुझे बहुत प्यार दिया और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि रिपोर्टिंग के अलावा आप लोगों को अलग अलग पहलुओं से परिचित कराऊँ। और इसलिए एक बड़ा इंटरव्यू मुझे मिला रवि शास्त्री का, टीम इंडिया के पूर्व कोच। रवि शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इंटरव्यू तो आप देखेंगे सुबह में, जिसको हमने कुछ हिस्से आपको दिखाए हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के बैकग्राउंड की स्टोरी आपको जानना ज़रूरी है, खासकर अगर आप क्रिकेट फ़ैन हैं या फिर आप जर्नलिज्म यंग जर्नलिस्ट हैं उसके लिए, ठीक है ना। कि भाई ये इंटरव्यू ऐसा नहीं होता कि आप प्लेयर के पास गए और वो तैयार होंगे, कितनी मेहनत रहती है। तो रवि शास्त्री के इस इंटरव्यू के पीछे 6 महीने की मेहनत है। जी हाँ, 6 महीने, 1 महीने नहीं। रवि शास्त्री को मुझे राज़ी करने के लिए करीब 6 महीने का वक्त उनके पीछे चेज़ करना पड़ा और प्यार से वो अग्री हुए। और ये इस इंटरव्यू के बड़े इत्तेफाक की कहानी है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड दौरे से। 2022 के पहले दौरे में जब टीम इंडिया पहुंची तो रवि शास्त्री वहां पर थे और कमेंटेटर के तौर पे थे स्काई स्पोर्ट्स के लिए। और कई बार अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, बातचीत होती थी, धीरे धीरे पुराने दिनों से जानते थे। तो फिर मैंने एक बार रवि शास्त्री को यही बोला कि भाई मैंने अपना कर रहा हूँ, आपके साथ बात करना चाहता हूँ। तो रवि भाई ने बोला अच्छा करूँगा, वो टाल गए प्यार से। दरअसल शुरू में ऐसा होता है कि आप अगर रिक्वेस्ट करते हो तो शुरू में इतनी आसानी से कोई भी रेडी नहीं होता। रवि शास्त्री बहुत ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। फिर एक दिन मैं एजवेस्टन में था, वहाँ पर वो सुबह सुबह जा रहे थे, तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा। तो वो कैमरे के सामने आके खुद ही उन्होंने कहा कि हेलो और गुड मॉर्निंग। मैंने बोला कि कुछ कह दीजिए। वो वीडियो आपने देखा था, काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो वो हंसते हुए चले गए। तो मुझे समझ में आ गया था कि रवि शास्त्री को ये बात ठीक लग रही है कि जिस तरह की मैं थोड़े बहुत रिपोर्ट कर रहा हूँ, उनको ही पता चल रहा था। ऐसे रहा। फिर उसके बाद जब मैं उनसे फिर मुलाकात नहीं हुई, यहाँ पर इस दौरे में, न्यूजीलैंड दौरे पे कई बार देखा उन्होंने, बातचीत होती थी, गप्पे होती थी। लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी, मैच में जो है नेपियर में बारिश चल रहा था और हम लोग गप्पे लगा रहे थे यूं ही मैं, रवि शास्त्री, आशीष नेहरा, ज़हीर खान, ये सारे लोग। और उसके बाद हर मुद्दे पे बातचीत हो रही थी, भारतीय राजनीति पे, हर तरह के। और मज़ा आता है, कई चीज़ों, कई मुद्दे पे बातें हो रही थी, BCCI, सारी चीज़ें, और बड़े हंसी ठहाके में मजाक चल रहा था। तो उसी दौरान रवि भाई ने कहा भी कि आप, अरे आपका यूट्यूब चैनल और ये वो जो उन्होंने चर्चा की, कैसा चल रहा है। तो मैंने बोला अच्छा चल रहा है, लेकिन आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने शुरू में कहा रहे मेरे इंटरव्यू से क्या होगा, तुम ऐसे ही करो। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, उनको अभी बोलना ठीक नहीं है। तो मेरे साथ राहुल पाटिल थे, मैं, राहुल पाटिल, रवि और हेमंत बुच, मेरे पहले बॉस। तो हम लोग सारे बातचीत कर रहे थे। तो रवि भाई का मैंने देखा मूड बड़ा अच्छा हो गया। और एक रिपोर्टर के तौर पर आपको भांपना होता है कि भाई आपका जो गेस्ट है वो क्या तैयार है इस चीज़ के लिए। तो मुझे लगा कि ये शायद सही समय, जैसे गेंदबाज करते हैं ना, किसी बड़े विकेट को लेने के लिए लगातार गेंदबाजी करते हैं एक स्पॉट पर, सडनली उनको लगता है कि अब विकेट टेकिंग बॉल डालनी है, इनको आउट करना है। तो मुझे सेंस ये हुआ कि शायद अब ये वक्त आ गया कि मैं रवि भाई को, चूँकि उनका मूड अच्छा है, गेम में बारिश हो रही थी, वो फ्री थे, हम लोग दोनों जिस तरह से बैठे हुए थे ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे, तो मुझे लगा कि अभी मैं अगर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो शायद ये ना कर पाएँ, टाल ना पाएँ, क्योंकि बहुत आसान होता है टाल देना। वो बोलेंगे अरे मेरे कमेंट्री में जाना है, हड़बड़ी में भी मेरा कुछ काम है, ऐसी बातें होती हैं। तो मुझे ये चीज़ सेंस हुआ। तो हेमंत बुच को मैंने कहा, मेरे फिर भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझे थोड़ी सा ख़राब लगता है कि कोई अगर ना कर दे तो वो अच्छा नहीं लगता है। हालांकि ये पार्ट ऑफ हमारी मतलब प्रोफेशन का हिस्सा है, खिलाड़ी से हम रिक्वेस्ट करते हैं। कई बार खिलाड़ी टाइम देते हैं, कोई 1 हफ्ते बाद, कोई 1 महीने बाद, कोई 1 साल बाद, कोई 10 साल बाद इंटरव्यू देता है। जी हाँ, इसके भी किस्से रहे, 10 साल तक इंतज़ार किया। तो कई बार मेरे पास भी, जैसे अभी बहुत सारे युवा यूट्यूबर्स हैं या फिर सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप हमारे चैनल पे आइए, लाइक कीजिए, हमारे लिए ये कीजिए। तो मैं उन सबको यही कहता हूँ कि आप थोड़ा सा सब्र रखिए, आप पेशेंस रखिए, क्योंकि मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप भी रखिए, वक्त आएगा, मैं सबको टाइम दूंगा, आसान। खैर मैं अपनी बात नहीं करूँगा, रवि शास्त्री की बात हो रही है। तो उसके बाद मैंने हेमंत बुच को कहा कि सर आप एक बार बोलिए रवि भाई को साइड में। वो तब तक मैं रवि भाई अब फ़ोन पे देख रहे थे। तो हेमंत ने कहा नहीं मैं नहीं कहूँगा, तुम ही कहो, तुमसे तो इतनी अच्छी हंसी मजाक हो रही है, तो अभी तुम नहीं कहोगे। तो फिर मैंने राहुल पाटिल को बोला, फिर मैंने उनसे बोला, ये नहीं बोला कि मुझे इंटरव्यू चाहिए। जब आपका गेस्ट कंफर्टेबल हो जाता है
तो आप बोलते हो कि भाई, तब आप कहते हो कि घर वाले की तरह बात करते हैं, हक से। तो मैंने रवि भाई को बोला, रवि भाई अब मैं मानूंगा नहीं, अब आपको इंटरव्यू देना ही होगा। तो उन्होंने बोला अरे क्या, छोड़ दो ना। तो राहुल पाटिल को मैंने बोला, अरे राहुल भाई चलो कैमरा स्टार्ट करो, इंटरव्यू नहीं करना, ऐसे गप्पे करनी रही भाई से, ठीक है ना। तो रवि भाई बोले अरे, तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे ही बैठेंगे, कोई सेटअप नहीं, कोई कैमरा नहीं, हाँ फ़ोन है। और राहुल पाटिल ने शुरू की, और उस अंदाज में आपने देखा होगा, ये फ्रेम देखेंगे तो कोई परफेक्शनिस्ट फ्रेम नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है, मतलब इतने लिमिटेड टाइम। और उसके बाद जिस उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये नहीं पूछना है, वो नहीं पूछना है, ऐसे नहीं करना है, उनकी ये बिंदास जो अंदाज, तो बड़ा ही बम्बैया स्टाइल में जो मुझे कहना था, जो मुझे पूछना था, और मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, सारे इम्प्रॉम्प्टू थे। मुझे लग रहा था कि मैं किसी अपने बड़े भाई, दोस्त, कोच से बात कर रहा हूँ, एकदम फॉर्मल नहीं लग रहा था। और मुझे ऐसे इंटरव्यूज़ खुद अच्छे लगते हैं। मेरी कोशिश ये रही है, क्योंकि मैंने टीवी में काम किया है, प्रिंट में, बहुत फॉर्मल हो जाते हैं, और जब आप बहुत फॉर्मल होते हैं तो गेस्ट स्टिफ हो जाते हैं, वो भी डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। लेकिन आप इस इंटरव्यू में देखेंगे उनसे कड़े सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अलग से संजीदगी, मैंने कोशिश की है कि संजीदगी बने रहे, नम्रता बनी रहे, सारी चीज़ें बनी रहे, उस अंदाज में किया है। तो मुझे तो खैर काफ़ी पसंद आया, लेकिन जनता जनार्दन की अदालत में ये इंटरव्यू है। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों की फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइएगा कि ये इंटरव्यू कैसा लगा, क्योंकि अगर ऐसा इंटरव्यू आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं अपने इंटरव्यू का अंदाज़ यही रखूँगा। मैं फॉर्मल इंटरव्यू नहीं करूँगा जैसा मैंने टीवी में किया है या फिर मैं प्रिंट में करता हूँ। मुझे लगे कि मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैंने अपनी फ़्लाइट जो है क्राइस्टचर्च से मैं मेलबर्न आया, मेलबर्न से मैं अभी सिडनी आया, और सिडनी से मेरी फ़्लाइट है अबू धाबी की। तो मैंने सोचा कि कम से कम रवि शास्त्री की ये बैकग्राउंड स्टोरी जो है, हाँ, आप लोगों को बता दूं, और उम्मीद करता हूं कि कुछ आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। फ़िलहाल मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इस इंटरव्यू को आप वही प्यार दीजिए। हाँ, एक बात चलते चलते और कहना चाहूँगा, रवि शास्त्री ने इतने इंटरव्यू किए हैं, लाखों इंटरव्यू उन्होंने किए हैं, और उनका किया होगा लोगों ने इतना। रवि शास्त्री ने मुझे उसी दिन पूछा कब चला रहे हो, उसका लिंक भेजना, तो मैंने बोला ज़रूर भेजूंगा। तो मुझे लगा अरे यार भाई, रवि भाई को भी इंतज़ार है कि मैं डालूंगा। तो फिर उसके बाद BCCI के मीडिया मैनेजर थे आनंद को, उनको आनंद सुब्रमण्यम, उन्होंने मजाक में बोला, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, देखना ठीक से चलाएगा, ये मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ इनको, मजाक में उन्होंने बोला। तो आनंद ने भी कहा कि नहीं नहीं आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो उनका मुझे ये अंदाज़ भी बहुत ही अच्छा लगा कि वो स्लेज भी करते हैं, और मैंने यही कोशिश की है कि जैसा इंटरव्यू है एज इट इज़, इसमें कोई एडिटिंग नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, जो उन्होंने कहा बातचीत हो रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।